हेलो बच्चों बच्चों लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं वेव का। बच्चों लेक्चर नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड में मैंने आप लोगों को ट्रांसवर्स वेव के बारे में और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में डिस्कस किया था। क्लियर है ना? तो आज हम कल लेक्चर नंबर 3 में जो स्ट्रिंग वाला केस करवाया था बच्चों, उसके अंदर मैंने उसकी स्पीड निकलवाई थी ट्रांसवर्स वेव की किसी स्ट्रिंग में। आज मैं मीडियम को यूज करके लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड निकलवाऊंगा। क्लियर है ना? मीडियम मतलब स्टार्टिंग में हम गैस का केस लेते हैं। क्लियर है? गैस के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव की कितनी स्पीड हो सकती है, मतलब साउंड की स्पीड कितनी हो सकती है किसी मीडियम में गैस के अंदर। क्लियर है ना बेटा? तो लिखो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल की जगह साउंड लिख लो बेटा, क्योंकि साउंड उसका एग्जांपल है इन ए गैस मीडियम। याद रखना बच्चों, गैस मतलब जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है बच्चों, एयर के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है ना? उसको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले आप लोग साउंड के प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ेंगे कि साउंड बढ़ती कैसे आगे। तो मैंने आप लोगों से कल डिस्कस किया था कि भाई अगर कोई भी मीडियम है, मान लिया बच्चों ये मीडियम है, इसके अंदर साउंड प्रोपेगेट करवानी है। ठीक है, कोई एक रेंज है मीडियम की, मान लिया बेटा ये रेंज है, इसके अंदर हमने साउंड को प्रोपेगेट करवाना है। तो कैसे प्रोपेगेशन होगा साउंड का, देखना। स्टार्टिंग में पार्टिकल्स, आपको बताया था ना कि पार्टिकल्स जो है ना बेटा, वो एक बार तो कोलिजन करने के लिए एक दूसरे के नजदीक आएंगे। याद रखना। फिर उसके बाद जब कोलिजन हो जाएगा ना, तो पार्टिकल दूर जाएंगे एकदम। तो मतलब यहां पे पार्टिकल दूर दूर जाएंगे। सुनना, ये गई दूर बेटा, देखो पार्टिकल का क्या। फिर एक दूसरे पार्टिकल के नजदीक आएंगे, इसका मतलब यहाँ पे दोबारा से फिर क्या बनेगा, कोलिजन करेंगे यहाँ पे बेटा। क्लियर है ना? क्योंकि मीडियम में हर जगह पार्टिकल प्रेजेंट है, इनसे कोलाइड करने के बाद दूर हो गए, फिर दूसरों के नजदीक आ गए। तो इसका मतलब ये दूसरे पार्टिकल थे, उनके नजदीक आ गए बेटा। तो इसका मतलब ये हो क्या हो गया यहाँ पे, नजदीक। उसके बाद ये दूर चले जाएंगे, टक्कर मार के दूर चले जाएंगे बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स दोबारा से दूर चले गए। सुनते जाना बच्चों, ये जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है ये है क्या, ये एक रीजन बन गया बेटा। यहां पे पार्टिकल नजदीक आए हैं, पार्टिकल्स नजदीक आए हैं, कोलिजन हुआ है, कोलिजन हुआ है, पार्टिकल को ऐसे डिस्टर्ब किया है, तो टक्कर मारी है, तो पार्टिकल यहां नजदीक है, फिर टक्कर मार के दूर चले गए, वहां दूर दूर, फिर दूसरों के पास आगे आगे, तो वहां फिर नजदीक, फिर उनको टक्कर मार के फिर दूर चले गए। मतलब सिंपल है कि गैस जो प्रोपेगेट करती है कि किसी मीडियम के अंदर जो साउंड वेव प्रोपेगेट करती है ना बच्चों, वो प्रोपेगेशन क्या है, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल, क्लियर है ना बेटा? गुड। ये कंप्रेशन, ये दूर वाला रेयरफैक्शन, ये कंप्रेशन, ये क्या है बच्चों, रेयरफैक्शन। क्लियर है ना? कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन ऐसे प्रोपेगेट करेगी ना। कंप्रेशन का मतलब क्या है, पार्टिकल नजदीक, पार्टिकल्स आर क्लोज, उस रीजन को कंप्रेशन बोलते हैं। पार्टिकल आर क्लोज्ड, क्लोज टू ईच अदर। क्लियर ना बेटा? रेयरफैक्शन क्या होता है, रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन होता है पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर चले जाएं। पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर। सुनते जाना, अगर जब पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं, कभी नजदीक कभी दूर, कोलिजन करेंगे, फिर उसको दूर भगा देंगे, फिर वो नजदीक आएंगे, फिर उनको दूर भगा देंगे, तो ऐसे पूरे मीडियम में साउंड आगे बढ़ती है। क्लियर है? अब देखो, अब ये पार्टिकल्स एक माइंड में पिक्चर बनती है कि सर अगर वो कंप्रेस होंगे या रेयरफैक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम तो चेंज आएगी ना। यानी कि वॉल्यूम चेंज, याद रखना, ऑफ ए मीडियम, ऑफ ए मीडियम पार्टिकल। याद रखना, वॉल्यूम चेंज होगी बेटा जब पार्टिकल दूर जाएंगे या पार्टिकल क्लोज आएंगे। तो इसका मतलब वहां पे बार बार उनकी वॉल्यूम चेंज हो रही है ना बेटा। मीडियम की जिसके अंदर प्रोपेगेशन है, वॉल्यूम चेंज ऑफ ए मीडियम पार्टिकल व्हेन साउंड प्रोपेगेट, जब साउंड चलती है बेटा, साउंड प्रोपेगेट, जब साउंड आगे बढ़ती है उस टाइम पे मीडियम क्या है, पार्टिकल्स क्या करते हैं बताओ, नजदीक आएंगे, फिर दूर जाएंगे, फिर नजदीक आएंगे, फिर दूर जाएंगे। तो इसका मतलब यहां ना वॉल्यूम चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बार बार वॉल्यूम का चेंज हो रहा है। और वॉल्यूम चेंज से क्या जुड़ा होता है, बल्क मॉडुलस। याद रखना, बल्क मॉडुलस क्या होता है बेटा, आप लोगों को पता होगा ना। बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है बेटा फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। याद करो
ये वॉल्यूम बल्क मॉडुलस का सिंबल बी होता है, और ये वॉल्यूम के चेंज होने से जुड़ी चीज होती है। जो वॉल्यूम चेंज कर सकता है उसको बल्क मॉडुलस बोलते हैं। क्लियर है ना बेटा? जो वॉल्यूम में चेंज आएगा, जो स्ट्रेस लगा के जो वॉल्यूम में चेंज आएगा ना, ये डेल्टा वी है, चेंज इन वॉल्यूम। किसी चीज की वॉल्यूम बदलना चाह रहे हो, इतना स्ट्रेस लगा के एफ बाई ए, तो कहीं ना कहीं ये एफ बाई ए को हम प्रेशर भी बोल सकते हैं, और ये होगा डेल्टा वी बाई वी। समझना बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ना, ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है बच्चों। क्लियर है? अब एक बात बताना, जो कहीं ना कहीं जो गैस का के अंदर जो साउंड का प्रोपेगेशन है वो बल्क मॉडुलस पे डिपेंड करता है, क्योंकि यही वो फैक्टर है जो उसके वॉल्यूम चेंज के बारे में डिस्कस करेगा कि कितनी वॉल्यूम चेंज हुई किस टाइम पे गैस की अंदर बेटा। क्लियर है ना? इसका मतलब तो बल्क मॉडुलस, और दूसरा क्या है? डेंसिटी। दो फैक्टर हैं बेटा। डेंसिटी मतलब पार्टिकल्स कितने एक दूसरे के डेंस हैं। क्लियर बात है? क्योंकि उतना ही तो कंप्रेशन रेरफैक्शन, उसी से अंदाजा लगेगा ना पार्टिकल कितने क्लोज हैं स्टार्टिंग में ही। तो उसके अकॉर्डिंग गैस कंप्रेस हो सकती है, एक्सपेंड हो सकती है, कंप्रेस हो सकती है, एक्सपेंड हो सकती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों के एक तो डेंस और एक ये बल्क मॉडुलस जो वॉल्यूम चेंज के बारे में डिस्कस कर सकता है, ये दो फैक्टरों पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है। किसकी? साउंड की स्पीड की। क्लियर है? तो मैं आप लोगों को ये यहां पे ये चीज रब करता हूं, नोट कर लेना कि भाई जो स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन ए गैस डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करती है? दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर बल्क मॉडुलस पे, और दूसरा फैक्टर है बेटा डेंसिटी पे, कि आप डेंसिटी कितनी है उन पार्टिकल्स की, गैस के पार्टिकल्स की जिसमें साउंड को आगे बढ़ना है। क्लियर है ना? तो कहीं ना कहीं पे बल्क मॉडुलस और डेंसिटी दो फैक्टर है ना। अब मैं आपको डिपेंडेंसी बता देता हूं कि डिपेंडेंसी अगर है तो फॉर्मूला कैसे बनता है। अगर डिपेंडेंसी है तो फॉर्मूला कैसे बनता है, मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी बताता हूं। देखो बेटा, इस रीजन में सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड वेव डिपेंड करती है बल्क मॉडुलस पे और डेंसिटी पे। क्लियर है? डेंसिटी क्या है? रो क्या है? डेंसिटी बेटा, गैस की डेंसिटी लिख लो, गैस डेंसिटी। और बी क्या है? बल्क मॉडुलस, जो वॉल्यूम चेंज होगी बार बार, कंप्रेशन रेरफैक्शन, उसकी वॉल्यूम चेंज के बारे में डिस्कस करेगा। अब आपको इसकी पावर ए, इसकी पावर बी मान सकते हो ना। अब आपको इनके डायमेंशंस पुट करने हैं। v इज इक्वल टू के, बल्क मॉडुलस की पावर ए, डेंसिटी की पावर बी। और बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है k इंटू, इसके डायमेंशंस क्या होते हैं? m1 l-1 t-2। याद रखना बच्चों, इसकी पावर a, और डेंसिटी के डायमेंशंस होते हैं m1 l-3 की पावर b, और जो वेलोसिटी है इसके डायमेंशंस होते हैं l1 t-1। ध्यान से सुनना, ये डायमेंशंस पुट कर लिए क्योंकि बल्क मॉडुलस के डायमेंशंस तो सर प्रेशर के होंगे, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का कोई डायमेंशंस होता नहीं है। तो देखो यहाँ पे L1 T-1, तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपल बात है, ए बी की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे रिप्लेस कर देनी है। स्पीड आ जाती है कि कितनी स्पीड होगी किसी मीडियम में साउंड की। क्लियर है ना? तो बताओ, इसको ए बी सी को सोल्व करोगे ना तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? देखो L1 T-1, m की पावर a, या भी m की पावर b, तो m की पावर क्या बन जाएगा? a प्लस ए बी, l की पावर माइनस a, l की पावर माइनस 3b, तो l की पावर बन जाएगा माइनस का a और माइनस का 3b। बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाती होंगी ना बच्चों। ये फॉर्मूला बन गया l का। उसके बाद t क्या है? माइनस का 2a हो गया ना। अब l और k की वैल्यू को 1 मान सकता हूं, कोई कांस्टेंट है तो k इज इक्वल टू 1 मान लिया हमने। ठीक है बेटा? अब बताओ, अब a प्लस लेफ्ट LHS और RHS की पावर को क्या करना है? बैलेंस्ड करना है। बैलेंस्ड पावर आपको करने आती है, लास्ट लेक्चर में मैंने करवाई थी बच्चों, बैलेंस्ड पावर। क्लियर है? तो उसके बाद जो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो बच्चों, मैं ये चीज रब कर रहा हूं, नोट कर लेना बच्चों अच्छे से। अब एक बात बताओ, जब ये मैं फॉर्मूला बना रहा हूं तो उसमें a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? a प्लस बी की वैल्यू है 0। इधर m तो है ही नहीं ना, इधर m तो है ही नहीं लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड साइड का a प्लस बी की पावर 0। ठीक है ना बेटा? इक्वल टू वैल्यू आ गई बेटा। अब देखो l क्या है? माइनस का a, माइनस का 3b इज इक्वल टू 1, और माइनस का 2a इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, हो गया ना? अब इसको कट करो, a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2, और यहां पुट कर दो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/2। चेक कर लो बेटा,
और जहां पे मैंने पावर मानी थी वहां पुट कर दो। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला बन गया, v इज इक्वल टू के, बी की पावर है 1/2 और डेंसिटी की पावर है -1/2, हो गया ना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, के बी, नीचे जाके रो जाएगा ना प्लस का, और इकट्ठा रूट ले लेता हूं, के को 1 माना था ना, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, साउंड की जो स्पीड होती है किसी मीडियम में उसका आ गया बल्क मॉडुलस, और नीचे डेंसिटी की पावर पूरे इकट्ठा रूट। बेटा याद रखना, ये आपको समझना पड़ेगा कि जो स्पीड है साउंड वेव्स की किसी मीडियम में उसका फॉर्मूला होता है बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी इकट्ठा रूट। बच्चों याद रखोगे ना ये बात। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है बच्चों। स्टार्टिंग में न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने कहा कि जब कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होते हैं ना, बहुत स्लो स्लो होते हैं, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर सेम रहता है ड्यूरिंग कंप्रेशन ड्यूरिंग रेयरफैक्शन, ड्यूरिंग कंप्रेशन ड्यूरिंग रेयरफैक्शन, टेम्परेचर उस रीजन का क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। तो आइसोथर्मल कंडीशन जो होती है ना बेटा, उसको मानेगा वो प्रोसेस। तो इसमें ना उसने न्यूटन्स ने आइसोथर्मली उस चीज को मानने की कोशिश की कि वो प्रोसेस बहुत स्लो होते हैं, और जो प्रोसेस स्लो होते हैं ना बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है उस रीजन का सेम। जब गैस प्रोपेगेट करती, गैस के अंदर साउंड प्रोपेगेट करती है, तो उस मीडियम की जो और नेचर है वो आइसोथर्मल है, वहां पे उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, चाहे वो कंप्रेशन हो चाहे वो रेयरफैक्शन हो, क्योंकि वो स्लो प्रोसेस है। स्लो का मतलब बाहर से हीट ले सकते हैं, क्लियर है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे आइसोथर्मल की कंडीशन को उसने फुलफिल करने की कोशिश की न्यूटन ने। किसने बच्चों, न्यूटन ने। तो क्या बताया न्यूटन के अकॉर्डिंग, बेटा ये मैं ऊपर वाली चीजें रब कर रहा हूं, अच्छे से नोट करते चलना भाई। ये जो फॉर्मूला बन गया था ना, ये इनफ नहीं था बच्चों। अब आपको कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि भाई वो नेचर आप बताओ कि आप कौन सा कंप्रेशन में रेयरफैक्शन में कौन सा नेचर ओबे होगा। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, न्यूटन के अकॉर्डिंग, न्यूटन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, न्यूटन्स अकॉर्डिंग the process is the process during compression and rarefaction, compression and rarefaction बेटा, जब पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं, rarefaction are isothermal। मतलब आइसोथर्मल की खास बात होती है टेम्परेचर क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट, यानी कि वहां पे टेम्परेचर कम ज्यादा नहीं होंगे, चाहे कंप्रेशन हो जाए, पार्टिकल नजदीक आ जाए तो कोलिजन के बाद दूर दूर चले जाए, क्लियर है ना। तो वहां पे टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो इसकी इक्वेशन होती है P इज इक्वल टू nRT। बच्चों जब T कांस्टेंट हो जाए, NR भी कांस्टेंट है गैस के अंदर, तो अगर आइडियल गैस मान के चलते हो तो P इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, कांस्टेंट ना। सुनना बच्चों, उसने कहा पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस इक्वेशन को ओबे करेगी। कोई भी कंप्रेशन रेयरफैक्शन होगा साउंड वेव तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट को ओबे करेगी। ये थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग सीख चुके हो कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है इक्वेशन आइसोथर्मल की, क्लियर है ना। अब बताओ, अब इसने तो यह मान रखा था रियल फॉर्मूला तो यही था बी अपॉन रो, तो कहीं ना उसने कोशिश की बल्क मॉडुलस की वैल्यू पुट करने की, क्लियर है ना। तो इसने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। देखो पी की जगह डीपी, फर्स्ट सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस का साइन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन कितना होगा डीवी, और कांस्टेंट का तो इक्वल टू क्या होता है 0, क्लियर है ना। और आपको बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला बताया था ना, क्या होता है, प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। बेटा यही तो होता है ना, फोर्स अपॉन एरिया को हमने प्रेशर बोल दिया डीपी, और चेंज इन वॉल्यूम डीवी, और ओरिजिनल वॉल्यूम वी। तो कहीं ना कहीं बल्क मॉडुलस यही होता है ना कि प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो क्या किया इसने यहाँ रिप्लेसमेंट करने की कोशिश की। देखा बेटा डीपीवी इज इक्वल टू माइनस पीडीवी। तो आप ना क्या करो, इसमें यहां पे डीपी अपॉन या डीवी नीचे आएगा ना, और इस v को भी मैं नीचे ले आता हूं, क्या बन गया, ध्यान से देखना, क्या ये प्रेशर की फॉर्म पुट हो सकती है क्या, बिल्कुल बेटा, कि ये v ऊपर चला जाएगा ना, तो v चला जाएगा तो ये बन गया वॉल्यूम, और उसके बाद प्रेशर क्या बन गया dp, और ये वो dv नीचे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या बन गया बोलो, बल्क मॉडुलस की जगह पे ये प्रेशर वाली टर्म रिप्लेस की जा सकती है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे उसने प्रेशर को रिप्लेस कर दिया बच्चों बल्क मॉडुलस की जगह पे। तो क्या कहा उसने कि जो स्पीड है साउंड की वो क्या बनेगी,
वो बनेगी बच्चों बल्क मॉडुलस की जगह पे रिप्लेसमेंट कर दिया प्रेशर का। चेक कर लो, बल्क मॉडुलस होता है फोर्स अपॉन एरिया, जिसको हमने प्रेशर बोल दिया डीपी, प्रेशर ही तो वही है, चेंज इन प्रेशर, और डीवी बाई वी। तो इसको बल्क मॉडुलस के रिप्लेसमेंट के लिए हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो यहां से जो बल्क मॉडुलस वाला फॉर्मूला बन गया उसकी जगह प्रेशर की फॉर्म आ गई बेटा। तो कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है पी बाई रो। बच्चों याद रखना, पी मतलब प्रेशर, पी मतलब क्या है यहाँ पे प्रेशर बच्चों, और रो मतलब क्या है डेंसिटी गैस की। न्यूटन ने कहा कि वो प्रोसेस क्या है बच्चों, आइसोथर्मल है, और आइसोथर्मल के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला आना चाहिए प्रेशर और डेंसिटी इसका रूट। क्लियर है। फिर क्या किया, इस फॉर्मूले को स्पीड ऑफ साउंड निकालने की कोशिश की गई। प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक ले लिया, डेंसिटी गैस की होती है ऑलमोस्ट 1.293। याद रखना बेटा, जो गैसेज होती है ना उनकी डेंसिटी कितनी होती है 1.293। क्लियर है ना। जो गैसेज एवरेज टाइप सब की डेंसिटी, डेंस मान ली एयर के अंदर डेंसिटी जो मानते हैं सारी गैसेज की ओवरऑल 1.293। क्लियर है। और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक, इसको सोल्व किया गया रूट लगा के। तो साउंड की स्पीड है ना 280 मीटर पर सेकंड आई बेटा। तो देखो क्या हुआ, मैं आपको बताता चलता हूं रियल में स्टोरी क्या हुई बेटा। न्यूटन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बन तो गया था, लेकिन ये फॉर्मूला गलत बन गया बच्चों। न्यूटन ने इसको गलत बता दिया कि भाई प्रेशर है ना, ये ले लो 1 एटमॉस्फेरिक 1.03 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, पता है ना प्रेशर का फॉर्मूला ये है। और डेंसिटी होती है 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये होती है एयर की डेंसिटी बेटा, और ये प्रेशर है एटमॉस्फेरिक। अब प्रॉब्लम ये है, जब इसको रिप्लेस किया गया एटमॉस्फेयर की फॉर्मूले के अंदर, तो वेलोसिटी जो साउंड है ना बच्चों, वो फॉर्मूला यहाँ पे 1.303 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 1.293। जब इसको सोल्व करके देखोगे ना, इसका रिजल्ट ऑलमोस्ट 280 मीटर पर सेकंड आएगा बच्चों। याद रखना 280 मीटर पर सेकंड कभी भी साउंड की स्पीड होती नहीं है, एक्सपेरिमेंटली उसकी स्पीड 330 के आसपास होती है। क्लियर है ना। तो इसका मतलब 280 तो गलत है। अब इसके अंदर जो एरर मिला ना वो भी कितना मिला, मान लिया 330 में से 280 अपॉन 280 मल्टीप्लाई 100 करोगे ना, तो इसमें 16% के आसपास एरर मिलेगा बेटा। और जो 10% एरर तो फिजिक्स में उससे ऊपर तो चल ही नहीं सकता, मैक्सिमम 10% हो सकता है। इसका मतलब ये फॉर्मूला गलत है, ये फॉर्मूला गलत है। न्यूटन्स के अकॉर्डिंग स्पीड 280 मीटर पर सेकंड आती है, और 280 मीटर पर सेकंड कभी भी स्पीड जो होती है ना बच्चों, वो साउंड की होती नहीं है, और 330 के आसपास होती है। तो ये परसेंटेज एरर 16% 15% के आसपास आया, जो गलत है। इतना एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर न्यूटन को ये टेंशन हुई, भी बताओ ये क्या हुआ कि भाई मैंने इससे फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हुआ बच्चों कि वो रिजल्ट एक्सपेरिमेंट के साथ मैच ही नहीं कर पाए। फिर एक साइंटिस्ट आया बच्चों जिसका नाम था लैपलेस। लैपलेस ने उसको करेक्ट कर दिया। उसने क्या करेक्शन दिया, लैपलेस करेक्शन दिया। उसने कहा जो ये प्रोसेस होते हैं ना कंप्रेशन रेयरफैक्शन, उसमें टेम्परेचर सेम रहता नहीं है, बल्कि वो प्रोसेस इतने फास्ट होते हैं कि वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, जिसमें बाहर का कोई लेना देना नहीं है, जिसमें प्रेशर भी बदलेगा, वॉल्यूम भी बदलेगी, टेम्परेचर भी बदलेगा। क्लियर है ना। तो उसके अकॉर्डिंग यानी कि अकॉर्डिंग टू लैपलेस क्या बोला उसने, द साउंड प्रोपेगेट इन ए मीडियम ओबे एडियाबैटिक प्रोसेस। बच्चों याद रखना, साउंड प्रोपेगेशन इन ए मीडियम ओबे एडियाबैटिक प्रोसेस। बच्चों याद रखना एडियाबैटिक प्रोसेस। सर ठीक बात है, ये तो हम समझ गए कि एडियाबैटिक प्रोसेस, और एडियाबैटिक प्रोसेस को जो मानेगा ना वो समझो इस इक्वेशन को मानेगा बच्चों। ये एडियाबैटिक इक्वेशन होती है। एडियाबैटिक इक्वेशन कौन सी होती है थर्मोडायनेमिक्स में, याद आया होगा थोड़ी बहुत चीजें आप लोगों को। वो होती है पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट नहीं होता बेटा, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब ये प्रोसेस इतने फास्ट होते हैं, प्रोसेस आर वेरी फास्ट। कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। क्लियर है ना। ड्यूरिंग कोलिजन आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन आफ्टर कोलिजन। तो इसका मतलब ये प्रोसेस फास्ट है, तो इसकी वजह से हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता सराउंडिंग के साथ। सराउंडिंग के साथ जब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा ना, तो कहीं ना कहीं वो प्रोसेस कौन सा होगा बोलो, एडियाबैटिक होगा, जिसमें तीनों बदल सकते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। एग्री करते हो ना। तो इसको इस इक्वेशन को मानना पड़ेगा। गामा यहाँ पे क्या है, एडियाबैटिक
कांस्टेंट बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होती है, सारी गैसेस का एवरेज लगभग 1.41 होती है। गामा की वैल्यू एयर के लिए कितनी होती है, 1.41। जैसे डेंसिटी होती है ना 1.293 एयर की, तो इसके अकॉर्डिंग आपको गामा भी फिक्स कर लिया 1.41 के आसपास आता है। उसमें मोनो एटॉमिक भी है, डाया भी है, ट्राई भी है, तो मतलब उनका 1.41 के आसपास एवरेज मानते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया, इस फॉर्मूले को गामा की जगह रिप्लेस करने की कोशिश की उसने, कहा भी देखो ये फॉर्मूला था, उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को बदलो, करेक्ट करो। तो करेक्शन कहां आया बच्चों, करेक्शन आया कि जो पी है ना इसकी जगह पी नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करके देखो। देखो बेटा इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं ना, तो जो रिजल्ट बनेगा, ये नोट करते चलना भाई, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज के, ठीक है। आप देखो जो उसने करेक्शन दिया ना लैपलेस ने, वो ये था कि इसको डिफरेंशिएट किया उसने कहा डीपी इज डीपी, और उसके बाद इसका करोगे तो वी गामा एज इट इज हो गया ना बेटा, प्लस का साइन, पी एज इट इज, इसका करोगे तो गामा v की पावर गामा -1 इंटू डीवी इज इक्वल टू 0। बेटा इसको डिफरेंशिएट कर लिया ना एक बार, इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया फर्स्ट का, सेकंड एज इट इज, उसके बाद फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का पावर आगे, पावर में से एक माइनस इंटू डीवी इज इक्वल टू 0 बन गया ना। तो यहाँ पे निकालो डीपी v की पावर गामा इज इक्वल टू माइनस पी गामा v की पावर गामा माइनस इंटू डीवी बन गया ना। अब बताओ फॉर्मूला क्या था, बल्क मॉडुलस इंटू डेंसिटी, यही था ना बेटा, रियल फॉर्मूला तो यही है, यहीं से न्यूटन ने करेक्ट किया था, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट लगा के, तो रियल में तो बल्क मॉडुलस डेंसिटी का रूट यही प्रूव हुआ था ना हमारा। तो यहाँ बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या, यही डीपी अपॉन डीवी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इसमें करके देखो बेटा, डीपी अपॉन ये हो गया यहाँ पे, इसको सोल्व करो बेटा, थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे ना तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, डीपी इज इक्वल टू माइनस पी गामा v की पावर गामा -1, इधर चला जाएगा ना तो v की पावर माइनस गामा बन जाएगा इंटू डीवी, क्योंकि इधर v की पावर गामा आएगा डिवाइड में, ऊपर जाएगा तो माइनस गामा, बेस से में पावर जुड़ जाएंगे तो गामा से गामा तो कैंसिल हो गया, तो आपका रिजल्ट आ गया पी डीपी इज इक्वल टू माइनस पी गामा। चेक कर लो बेटा डीवी, और ये v की पावर माइनस का 1 बचेगा, नीचे आके प्लस का 1 हो गया, लो बेटा ये बन गया ना। अब इसके डिवाइड में ले आओ पूरे फैक्टर को, तो क्या बनेगा, डीपी अपॉन डीवी बाई वी इज इक्वल टू माइनस गामा पी। ये है बल्क मॉडुलस बच्चों, देखो गामा पी, मतलब जहां न्यूटन ने पी बताया था ना वो गलत था, गामा पी आएगा बेटा, याद रखना यहाँ पे गामा पी। तो इसका मतलब गामा टाइम गामा का फैक्टर और मल्टीप्लाई करो बच्चों, जब गामा का फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो लैपलेस करेक्शन आएगा, लैपलेस करेक्शन जो आएगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों बताओ, वो बनेगा पी वी इज इक्वल टू गामा पी, इसको गामा पी करो यहाँ पे तो फॉर्मूला बनेगा रूट ऑफ गामा पी बाई रो, बेटा याद रखना। और गामा होती है 1.41, इसको जब सोल्व करोगे 1.41, यहाँ कितना था एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.3 इंटू 10 की पावर 5 बटा 1.293 का रूट। बच्चों इसका रिजल्ट निकाला गया, इसका रिजल्ट लगभग कितना आया बोलो, लगभग 320 मीटर पर सेकंड के आसपास आया बच्चों, 320 लगभग 330 के आसपास है ना, तो इसका मतलब ये 320 मीटर पर सेकंड पे हम लोग सेटिस्फाई हुए कि हाँ कहीं ना कहीं ये स्पीड ऑफ साउंड जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के साथ मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये गामा पी बाई रो से आया है, याद रखना गामा पी बाई रो से, पी बाई रो से नहीं आया। न्यूटन की इक्वेशन अधूरी है बच्चों, इसको गामा से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो लैपलेस ने बताया कि कहीं ना कहीं गामा पी बाई रो फॉर्मूला होता है बेटा किसका बताओ, हाँ साउंड का, किसी मीडियम के अंदर, गैस के अंदर कर सकते हो ना। तो इसको और चीजों में मॉडिफिकेशन किया गया, उसने कहा देखो भाई डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, बिल्कुल उसने कहा देखो ये फॉर्मूला मॉडिफाई भी हो सकता है, मास अपॉन वॉल्यूम, गैस का मास इंटू वॉल्यूम, तो क्या बन गया गामा पीवी बाई एम या रूट, बेटा ये फॉर्मूला बन गया, यानी कि ये वॉल्यूम ऊपर चला गया तो पीवी, ये एम क्या रह गया, गैस का मास नीचे रहेगा, पी इक्वल टू एनआरटी, पता है ना ये इक्वेशन ओबे करती है, पी इक्वल टू एनआरटी। तो जो इक्वेशन बनेगी ऊपर लेके जा रहा हूं, तो क्या बनेगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा एनआरटी बाई गैस का मास, याद रखना बेटा गैस का मास, क्लियर है ना। और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, क्लियर है ना, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो रिप्लेस कर दो नंबर ऑफ मोल में गिवन मास
अपॉन मोलिकुलर मास। तो गिवन मास गैस का अपॉन उस गैस का मोलिकुलर मास बेटा, तो यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो क्या आया, रूट गामा गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास आर टी बाई एम, गैस का मास। गैस के मास से गैस के मास क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो क्या रिजल्ट आ गया बच्चों, वी का आ गया गामा आर टी बाई इट्स मोलिकुलर मास। याद रखना ये मोलिकुलर मास है गैस का, मोलिकुलर मास, ये मास का गैस नहीं, ये गैस का मास नहीं है, उसका मोलिकुलर मास है। गिवन मास यानी कि गिवन मास से गिवन मास गैस का क्या होगा, कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे मोलिकुलर मास की रिप्लेसमेंट आ गई। तो गामा आर टी बाई एम। बच्चों ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पीड जो होती है वो इन फैक्टर पे डिपेंड करती है। गामा आर टी, टी क्या है टेम्परेचर, एम क्या उस गैस का मोलिकुलर मास जिसमें से वो साउंड जा रही है बेटा, उसका मोलिकुलर मास है। गिवन मास नहीं है, मोलिकुलर मास है, क्योंकि गिवन मास से गिवन मास क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। तो इसका मतलब क्योंकि नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गैस का मास अपन गैस का कौन सा मास बोलो, मोलिकुलर मास। तो जो गैस का मास था नीचे, तो वो ऊपर गैस के मास से कैंसिल हो गया, तो नीचे कौन सा बच गया बोलो, इसका मोलिकुलर मास बच गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला किसने दिया, लैपलेस ने दिया। न्यूटन को करेक्ट किया गया कि आपका फॉर्मूला अधूरा है, आप इस फॉर्मूले को करेक्ट करो, गामा से क्या करो, उसको मल्टीप्लाई करो, उसके बाद आपका साउंड की स्पीड आ जाएगी किसी मीडियम के अंदर। कर सकते हो ना। तो ये स्टोरी थी बच्चों, जो साउंड का प्रोपेगेशन होता है वो एडियाबेटिक प्रोसेस को ओबे करता है, इसोथर्मल को ओबे नहीं करता। वहां पे टेम्परेचर भी चेंज होगा ड्यूरिंग कंप्रेशन, ड्यूरिंग कंप्रेशन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है ना। रेयरफैक्शन वो कम हो जाएगा, लेकिन रेयरफैक्शन कंप्रेशन इतना क्विक होते हैं कि टेम्परेचर को चेंज करने का मौका मिलता नहीं है, टेम्परेचर सेम नहीं रहेगा। क्लियर है ना बेटा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हीट का एक्सचेंज रुकेगा तो वे तीनों चीजें बदल सकती हैं। कर सकते हो ना। तो ये फॉर्मूले आपके साउंड की प्रोपेगेशन का था। आज के लिए इतना ही, कल एक नया लेक्चर लेके आएंगे बच्चों, लेक्चर नंबर 5 होगा। तब तक इनको आराम से स्क्रीनशॉट ले लेके चीजों को जो मैं बता रहा हूं उनको सुनते जाओ और अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना। क्लियर है बच्चों। टेक केयर बच्चों, बाय।